नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी एट द रेट यूपीएससी में। गाइस, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं यूपीएससी सी सेट 2021 का नेक्स्ट पार्ट। हम 2021 का पेपर यूपीएससी सेट का सॉल्व कर रहे थे, तो उसके बाद में हमारे कुछ सवाल बचे थे, उन सवालों को हम आज देखते हैं। तो हमारे पास ये अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 सवाल में हमसे पूछा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 120 पर्सन 80 आर इंडियंस। मतलब गाइस, हमारे पास 120 लोग हैं, जिसमें से हमें दिया हुआ है कि 80 इंडियंस हैं, हम कहें इंडियंस, और रिमेनिंग हमारे पास फॉरेनर्स होंगे। तो ये 40 जो है हमारे पास फॉरेनर्स रहेंगे। ठीक, इसमें हमसे कहा है कि 70 पर्सन्स इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश, कि इस ग्रुप में टोटल लोग जो हैं 70 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। तो और हमसे पूछा है द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश। गाइस, अगर हम ये मान लें कि अज्यूम करें कि 40 फॉरेनर्स जो हैं इंग्लिश बोल सकते हैं, तो कितने इंडियंस होंगे जो फॉरेन भाषा का यूज करते होंगे? वो 40 अगर फॉरेनर्स हैं तो 30 इंडियंस होंगे। अगर हम यहाँ देखें, अगर ये 39 फॉरेनर्स यूज करते हैं फॉर कुछ फॉरेन भाषा जो भी है इनकी, फिर यहाँ पर हमारा 31 होंगे इंडियंस, यहाँ 32 इंडियंस, और यहाँ पर 38। तो इस तरह हमारे पास ये सीरीज बनेगी। तो अब यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा है कि द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश इज, तो कितना इंडियन जो है इंग्लिश बोल सकते हैं? तो मिनिमम हमारे पास एटलीस्ट जो होंगे इंडियंस वो 30 होंगे, और 30 से ज्यादा भी है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है 30 और मोर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे कहा है कंसीडर ऑल 3-digit number without repetition of digit obtained using 3 non-zero digit which are multiple of 3. Let S be their sum. और हमारे पास पूछा है कि which of the following is the correct. तो गाइस, अगर हमें पहली बात तो ये दी हुई है कि ऑल मतलब 3-digit नंबर है विदाउट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट, 3 नॉन जीरो डिजिट। इसका मतलब ये हुआ नॉन जीरो। अगर हम नॉन जीरो वाली बात करें तो नॉन जीरो के हिसाब से हमारे पास एक्स और वाई और जेड अगर हम डिजिट मान लें, तो ये डिजिट हमारे पास नॉन जीरो, एक्स डज नॉट इक्वल्स टू वाई डज नॉट इक्वल्स टू जेड डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा ये। और एक चीज दी हमारे पास, ये स्टेटमेंट कहा गया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये मल्टीपल ऑफ 3, ये हमें स्टेटमेंट दिया है। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि इसमें कितने नंबर्स हम बना सकते हैं। देखिए, जैसे हम देखें एक्स वाई जेड, अगर हम एक्स वाई जेड को अगर लिखें तो 100x प्लस 10y प्लस जेड, और यहाँ अगला नंबर हमारे पास क्या बन सकता है एक्स जेड वाई, और अगला नंबर फिर देखें तो वाई जेड एक्स, फिर वाई एक्स जेड, फिर हमारे पास बन जाएगा जेड एक्स वाई जेड वाई एक्स। इतने नंबर्स हम इनसे बना सकते हैं। और अगर हम इसे इसके एक्चुअल फॉर्मेट में लिखें कि नंबर क्या होगा, तो जैसे हमने इसको स्प्लिट किया है तो 100x प्लस 10z प्लस वाई, 100y प्लस 10z प्लस एक्स, 100y प्लस 10x प्लस z, 100z प्लस 10x प्लस वाई, 100z प्लस 10y प्लस एक्स, ये बनेगा मैक्सिमम। अगर इस हम देखें कितने हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, तो x एक ये 100 200, फिर x 10 10, और फिर ये कितना हुआ 10 और 10 20 21 और 22 22, तो ये हुआ हमारा 222। इसका मतलब ये हुआ कि 222 हमारे पास x
प्लस वाई प्लस जेड, उतना ही हमारे पास होगा, आप जोड़ेंगे तो वही निकल के आएगा। तो हमें ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये सब मल्टीपल ऑफ 3, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि दिस इज मल्टीपल ऑफ 3, आप तीनों को जोड़ेंगे तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है 222 इंटू 3, ठीक है, ये हमारे यहाँ से निकल आया कंक्लूजन। अगर हम 222 को स्प्लिट करें तो 222 स्प्लिट कर देंगे 70, ये हमारा होगा 74 इंटू 3, तो 3 चौक 12, हाँ तो ये हो जाएगा। तो 212 को 222 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 74 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए हमसे पूछा है कि s इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74, क्या s डिविजिबल होगा 74 से? हाँ ये बात सही है कि s डिविजल होगा, क्योंकि देखिए अगर ये हमारे पास स्प्लिट करने पर 74 आ रहा है तो ऑब्वियसली ये डिविजल होगा। s इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, तो 9 से डिविजन होगा। अब देखिए ये 3 इंटू 3, ये भी 9, ठीक है, तो ऑब्वियसली हो जाएगा। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो कहेंगे हम बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। There are two class A and B having 25 and 30 student respectively. ये हमारे पास दो क्लास दी हुई है, क्लास ए और क्लास बी। ए क्लास होगी हमारे पास, ये बी क्लास है। There are two class A and B having 25 and 30 student. इसके अंदर 25 बच्चे हैं और इसके अंदर 30 बच्चे हैं। क्लास ए में हमें दिया है कि द हाईएस्ट स्कोर इज 21, हाईएस्ट स्कोर 21 है और लोएस्ट जो है 17 है। और क्लास बी का हाईएस्ट स्कोर 30 है और लोएस्ट 22। अब सवाल हमसे पूछे कि 4 स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी। क्लास ए से, ये जो क्लास ए है हमारे पास, इसमें से 4 बच्चे हमने इधर शिफ्ट किए हैं, 4 स्टूडेंट। तो हमसे पूछा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एवरेज स्कोर, पहला स्टेटमेंट है द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। तो एवरेज स्कोर जो है वो कम हो जाएगा क्लास बी का। तो ये बात तो ये है कि इसका कम, अगर हम देखें कि यहाँ जो मिनिमम है वो 17 है और मैक्सिमम है 21। अब अगर मान, और देखिए इसका जो मैक्सिमम है वो इस क्लास के लिए मिनिमम होगा, इस क्लास के लिए मिनिमम, इसका मिनिमम कितना, 22। तो अगर हम इधर 4 बच्चे इसके यहाँ भेजेंगे तो बोल रहा है कि एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेट डिक्रीज, कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि देखिए इसके तो जो क्लास ए का जो मैक्सिमम है वो इसका तो मिनिमम ही इसका 22 है, तो ऑब्वियसली जब जाएगा तो कम होगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया कि द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज, तो क्या ए का जो है वो बढ़ जाएगा, ये हम श्योर नहीं कह सकते कि बढ़ेगा, ठीक है। तो गाइज हमारे पास इसमें ऑप्शन ए ही सही होगा, देन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 और हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें पता करना है कि इसका क्या आंसर है। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है कि प्रिया इज 4th रैंक बिलो सीमा एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। देखिए यहां हमें एक चीज दी हुई है कि प्रिया इज 4th रैंक बिलो सीमा, सीमा से 4 रैंक नीचे है, एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। अब देखिए हम यहाँ बॉटम मान लीजिए, बॉटम है हमारा, ठीक है, इस बॉटम से ये 31st नंबर पे है, ये प्रिया जो है, पी फॉर प्रिया, ये 31st नंबर पे है, ठीक है। प्रिया इज 4th रैंक बिलो सीमा एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम, 31st, तो ये 31st है फ्रॉम द बॉटम, एंड प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा, और प्रिया जो है सीमा से 4 रैंक नीचे है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सीमा इसकी, जैसे अगर मान लो एक, ये होगा 1 2 3 और
ये अपने ये 4, तो ये 4 रैंक नीचे है इससे, 1 2 3 4 यहाँ पे, ठीक है, सीमा से। प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा, ठीक है। अब सवाल हमें से क्या होता है, सवाल ये दिया हुआ है कि व्हाट इज सीमा's रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। तो अब देखिए यहाँ पे 40 बच्चों की क्लास में, यहाँ दिया हुआ है 40 बच्चों की क्लास में सीमा की रैंक क्या होगी, हमसे पूछा है सीमा की रैंक क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर प्रिया, एक मिनट, यहाँ में प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। तो यहाँ से 31 बच्चे तो यहाँ तक हो गए, और इसे 4 रैंक ये सीमा है आपकी, ठीक है, सीमा यहाँ पर है। और इसका मतलब हमें ये देखो कि 40 यहाँ दिया हुआ है कि व्हाट इज द सीमा's रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। ये जो है 40 बच्चे हैं, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास 40 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये टोटल 40 हो गए, ये प्रिया जो है 31st पर है, और इसकी सीमा की रैंक यहाँ पर ये इससे 4 ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो कितना हुआ टोटल 31, और ये जो यहाँ से यहाँ तक रैंक जो होगी वो प्रिया से ऊपर वाली वो 9 स्टूडेंट और होंगे। तो कि और सवाल था हमारा व्हाट इज द सीमा's रैंक, कि सीमा की रैंक क्या होगी फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हम, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीमा की रैंक, ये टोटल यहाँ पे 9 रैंक हुई, और इसकी ये जो हमारे पास में 4 है भाई, इसके नीचे ये प्रिया की 4 है, तो ये 31 32 33 34 35, तो 35वां नंबर होगा इसका, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हमें दिया है कि एना इज 2 रैंक एबव सीमा एंड इज 37th फ्रॉम द बॉटम। जैसे 40 है टोटल, एना इज 2 रैंक एबव सीमा एंड इज 37 फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम से सीमा यहाँ दिया हुआ है कि ये बॉटम है, और यहाँ जो है सीमा की रैंक 37 दे रखी है हमें इसे, ठीक है, सीमा यहाँ पे दी हुई 37, ठीक। और इसकी एना की 2 रैंक ऊपर है, तो अगर ये 37 38 39 यहाँ होगी, है ना। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द सीमा's रैंक, सीमा की रैंक क्या होगी फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। सीमा की रैंक तो हम यहाँ से बता सकते हैं, और यहाँ से ही बता सकते हैं। तो ये कहो कि ऑप्शन सी हमारे पास सही आंसर होगा, आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब हम दोनों की, मतलब या तो हम स्टेटमेंट 1 से बता सकते हैं और स्टेटमेंट 2 से बता सकते हैं अलग अलग, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर, आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। अब देखिए 39 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कंसीडर 2 स्टेटमेंट एंड ए क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 हमें यहाँ दिया हुआ है कि स्टेटमेंट 1 दिया हुआ और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। अब ये सवाल सॉल्व किया सेम वैसे क्वेश्चन दिए हुए। सवाल हम पढ़ लेते हैं एक बार। सवाल हमें दिया है कि हु इज द हेवीएस्ट अमंग ए बी सी डी एंड ई, और स्टेटमेंट 1 क्या दिया हुआ है, ईच ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ, देखिए इसका मतलब ये कि ए और डी ये हैवियर हैं दोनों, बी ई एफ, बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट, और देखो कि इनमें से कोई हैवीएस्ट नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें ये दिया हुआ है कि ये हमें क्लियर हो कि ए और डी जो है ईच ये हैवियर देन द बी ई एफ। स्टेटमेंट U1 है हमारे पास, स्टेटमेंट 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए इज हैवियर देन डी बट लाइटर देन सी। अच्छा, ए जो है हैवी है डी से बट लाइटर देन सी, तो इसका मतलब सी से वो, इसका मतलब सी से ज्यादा होगा, ठीक। तो हमें पता है कि हु इज द हैवीएस्ट। अब इसका मतलब ये होगा कि हम, ये तो हम समझ में आ गया कि हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का अलग अलग यूज करें, खाली स्टेटमेंट 1 एक एक करें तो हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे।
और खाली बी का करें तो भी हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम स्टेटमेंट दोनों को मिला दें तो हमें कुछ जानकारी मिल सकती है, हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम दोनों को मिला दें ए और डी, यहाँ देखिए कि ए और डी जो है हैवियर है बी ई एफ से, और हमें दिया हुआ कि सी मतलब ए इज द हैवीएस्ट, सॉरी ए इज हैवियर देन डी, ए जो है डी से हैवियर है बट लाइटर देन सी, मगर सी छोटा था। इसका मतलब सी जो है सब हमारे पास सबसे ज्यादा वो हो गया, हैवीएस्ट वेट हो गया इसका। तो हम दोनों का इस्तेमाल करके हम बता पा रहे हैं, तो इसका लिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। स्टेटमेंट सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर। इसमें दिया हुआ है कि इन इंग्लिश अल्फाबेट first 4 letters are written in opposite order and the next 4 are written in opposite order and so on, and at the end y and z are interchanged, और y और z interchange कर दिए जाते हैं, which will be the fourth letter to the right of the 13th letter। देखिए अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे देखें कि इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास अगर हम अल्फाबेट लिखें यहाँ पर फर्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर, जैसे अगर हम देखें तो हमारे क्या लिखे थे ए बी सी डी लिखा जाता है, तो पहले 4 लेटर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास लिखे जाएंगे डी सी बी ए, ठीक, अपोजिट ऑर्डर, एंड द नेक्स्ट 4 लेटर रिटन, सॉरी हाँ, are written in opposite order and the next 4 are written in opposite order, first 4 letters are written in opposite order and the next 4 letters are written in opposite order। अच्छा, अब देखिए फिर इसमें क्या आएगा, इसमें ए बी सी डी हो गया, फिर डी, फिर ई एफ जी एच, ठीक है, फिर आई जे के एल, फिर एम एन ओ पी, फिर क्यू आर एस टी, फिर यू वी डब्ल्यू एक्स, और वाई जेड को जेड और वाई। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर। अब जो 13वां लेटर का है, 13वां लेटर है उसका विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट, तो हम देखते हैं 4 8 4 3 12 13 14, हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, इससे पूछा इससे फोर्थ राइट में, तो हम देखेंगे तो 1 2 3, सॉरी फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर, सॉरी 13th लेटर, सॉरी जैसे 4 दूनी 8 4 3 12 13, सॉरी एन नहीं एम, मतलब एम से पता करना है। ठीक है, तो कि एम से कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए तो ये फोर्थ कौन सा होगा इसका, 1 2 3 4, तो टी हुआ, तो टी जो है वो 13th लेटर के बाद जो फोर्थ लेटर आएगा वो है, टी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ऑप्शन बी टी वो सही आंसर हो। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। गाइस इसमें हमें प्लेयर्स दिए हुए हैं और इन प्लेयर्स ने रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग और रन स्कोर्ड इन द, ये हमारे पास पहली टेबल में रन इन द फर्स्ट इनिंग, ये रन इन द सेकंड इनिंग, और ये पहली इनिंग में बॉल और पहली सेकंड इनिंग में बॉल कितनी है। तो हमसे पूछा है कि हु इज द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा स्कोरर कौन होगा। देखें हम देखें तो स्कोरर 61 और ये 14, ठीक है, इन दोनों को जोड़े हम 61 प्लस 14, ठीक 14, तो कितना हुआ हमारे पास 5 4 और 1 5 6 और 1 7 75, ठीक है, और ये बॉल कितनी है 99 और 76, तो यहाँ पास 99 और 76, तो 9 और 6 15 और 9 और 7 16 और 175,
तो अपने पास 175। तो ये इनका क्या निकल गया है कि फास्टेस्ट रन निकाल सकते हैं हम इस पे, कि टोटल रन और कितनी बॉल उसने यूज की। ठीक है, अब हम इसका निकालें, ये 5 और ये 50 तो 55, 55 और ये 85 और 12, 5 7 और 8 और 97 हो। ठीक है, ये एक हमारे पास आ गया। दूसरा हमारे पास 15 और 20, 20 30 और 35 हो गए, 35 बटे और ये तुम्हारे 75 50 125, एक ये हो गया। नेक्स्ट अगर देखें 13 और 12 वाला, तो 12 दूनी 24 और एक 25, तो 25 बटे 105। ठीक है, 50 और 55। तो अब इसमें ग्रेटेस्ट जो फ्रैक्शन होगा वही जो है सही होगा। तो हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, 55 और 97। तो बी जो प्लेयर है वो उसकी सबसे अच्छा फास्टेस्ट रन स्कोरर होगा। तो इसके लिए आंसर बी होगा सही। ओके गाइस, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अब गाइस देखिए, इसमें दिया है कि हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ ए सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउस। हाफ ऑफ द विलेज, इसका मतलब ये होगा गाइस कि 50% लोगों के पास उनके खुद के घर हैं, मतलब लिखें ओन हाउस। दूसरा दिया हुआ है कि 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टीवेट पैडी। 1/5, 1/5 का मतलब हुआ 1/25, तो इसका मतलब 20% हुआ। तो 20% जो है पैडी की खेती करते हैं। नेक्स्ट 4/5, सॉरी, फिर पैडी, 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट। 1/3, 1/3 का मतलब हुआ 33, 33.33% जो है वो लिटरेट है, मतलब कह सकते हैं वो पढ़े साक्षर लोग, पढ़े लिखे लोग। 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर अंडर 25 ईयर ऑफ एज। 4/5 जो है 25 ईयर से नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली, सर्टेनली करेक्ट। तो ये कि ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउस आर लिटरेट। अब देखिए, आप खुद का हाउस 50 लोगों के 50% के पास में है, और लिटरेट कितने हैं, खाली 33%। तो ये तो गलत है। सम विलेजर्स अंडर 25 ऑफ एज आर लिटरेट, मतलब कुछ विलेजर जो 25 साल से कम है आर लिटरेट, क्यों लिटरेट हैं। अब देखिए 33% हमारे पास लिटरेट है, 33%। ठीक है, अब इसमें दिया है कि 4/5, अगर हम 4/5 का निकालें, 4/5 का मतलब क्या हुआ, 5×8 = 40, तो 8% हुआ। इसका मतलब ये है कि हाँ, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है कि सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर ऑफ एज आर लिटरेट। तो हम ये कह सकते हैं, तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास सही जवाब होगा। ठीक है, अब ये देख सकते हैं, ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टीवेट पैडी आर लिटरेट। ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स जो पैडी करते हैं 20% लिटरेट हैं, तो ये नहीं पॉसिबल होगा। अब ये कि नो विलेजर्स अंडर 25 ईयर ऑफ एज हैज हिज ओन हाउस, कि 25 साल से नीचे कोई, तो ये भी हम श्योर नहीं कह सकते। जो परफेक्ट करेक्ट, मतलब लगभग सो सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। तो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। सवाल ये दिया है, कंसीडर टू स्टेटमेंट एंड ए क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे। अब देखिए, लास्ट डे ऑफ मंथ इज वेडनेसडे। ठीक है, तो हम सवाल पूछा है कि व्हाट डे इज द 40th ऑफ द गिवन मंथ। तो 14वां उसका, उस महीने का 14वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, कि और दूसरा दिया हुआ है कि मतलब लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे। जैसे मान लीजिए किसी महीने का हमें नहीं पता, जैसे 30 तारीख है तो उसमें हमें वेडनेसडे दी, वेडनेसडे। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि, और पूछा ये कि 14th डे उसका क्या होगा। तो गाइस ये हम श्योर नहीं कह सकते कि महीना 30 का है कि 31 का है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 कह, द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज अ 70th डे। थर्ड सैटरडे। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड सैटरडे,
थर्ड सैटरडे जो था सैटरडे, वो 70th डे है, 70 है वो। थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज द 70th डे, 17वां दिन था, ठीक है, थर्ड सैटरडे। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 17वां दिन सैटरडे आपका मुझे पता चल गया, 16वां, फिर 15वां, फिर 14वां, तो सैटरडे फ्राइडे होगा ऑब्वियसली, ये थर्सडे होगा, ये वेडनेसडे होगा, ठीक है। तो इसे हम आइडिया निकाल सकते हैं कि ये 14वां दिन जो होगा 14th डे ऑफ दिस मंथ वेडनेसडे होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 अलोंग इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, अगला सवाल देखते हैं। देखिए गाइस, ये भी सवाल, पिछला सवाल लगभग कैलेंडर के ऊपर बेस्ड था और ये भी सवाल कैलेंडर के ऊपर ही बेस्ड। अब देखिए, ये हमसे पूछा है कि विच डे इज 10th अक्टूबर 2027, 10 अक्टूबर 2027 को क्या हो। गाइस देखिए, ये जो एग्जाम हुआ जिस दिन, गाइस ये 10 अक्टूबर को ये एग्जाम हुआ, ठीक है, 10 अक्टूबर 10 OCT। तो 10 अक्टूबर को देखें और ये जो साल है जो इसको सॉल्व 2021 है, ये दिन है संडे, ताकि हमें कोई एक दिन बेस पता चले कि हाँ हम यहाँ से रेफरेंस लें, ठीक। अब हमें पता करना है, हम देखें तो हमें पता चलना है 10 अक्टूबर 2027 के बारे में कि ये कौन सा दिन है, ठीक, हमें ये पता करना है। सबसे पहले देखें कि हम 2021 और 2022 के अंदर गैप कितना है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6 साल का गैप है। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 4 एकम 4 और ये हमारे पास 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लीप ईयर है वो इसमें कितने लीप ईयर होंगे, ठीक है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक लीप ईयर होगा, ठीक है। तो हमारे पास लीप ईयर, 1 लीप ईयर, उसके अंदर एक लीप ईयर में कितना डेज, ऑड डेज होता है बस 2, तो 2 से हमने इंटू किया तो यहाँ बस 2 आ गया, ठीक है। और ये बाकी रिमेनिंग कितना हो 5, क्योंकि हमें पता है कि 4 साल बाद ही आता है लीप ईयर। और ये 5 जो है इसके अंदर नॉन लीप ईयर हुआ, ठीक है, इसके अंदर एक दिन और दे गया तो ये 5 हुआ, तो 5 और 2 7, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर हम इसको, ये आया हमारे पास 7, 7 को हम 7 से डिवाइड कर दें तो 1 टाइम्स 7 तो 0 बचता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये होगा कि इस दिन भी संडे ही होगा, ठीक है। अगर ये नहीं जाता, डिवाइड नहीं होता तो संडे नहीं होता, तो आगे पीछे हम इसको देखते हैं, ठीक। तो ये इसका आंसर संडे होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ऑप्शन ए संडे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, कंसीडर 2 स्टेटमेंट एंड 4 कंक्लूजंस गिवन बिलो। ये हमें दिया हुआ है, यू हैव टू टेक द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम्स, ठीक। सबसे पहले दिया हुआ है कि इस सवाल हमें दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1, सम सम ग्रीन्स आर ब्लू, तो ये सम ग्रीन्स, तो गाइज ये हम ग्रीन ले लेते हैं, ये ग्रीन कह रहा है सम ग्रीन्स आर ब्लू, कुछ ग्रीन जो है ब्लू, तो ये वाला ब्लू, ठीक है। फिर दिया है स्टेटमेंट 2, सम ब्लू आर ब्लैक, सम ब्लू आर ब्लैक, ये ब्लैक हो गया। स्टेटमेंट 1, सम ग्रीन आर ब्लैक, सम ग्रीन, ये ग्रीन आर ब्लैक, नहीं, ब्लैक ग्रीन नहीं है। नो ग्रीन इज ब्लैक, नो ग्रीन इज ब्लैक, कोई ग्रीन जो है ब्लैक नहीं, हाँ ये वैसे, तो ये कह सकते हैं कि हाँ ये जो है नो ग्रीन, नो कह रहे सम ग्रीन्स आर ब्लैक, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है नो ग्रीन इज ब्लैक, कि कोई ग्रीन, कोई हरा जो है वो काला नहीं है।
नो ग्रीन, यानी कि ये तो गाइस ये हम अभी एक मिनट स्टूडेंट देखिए, ऑल ग्रीन आर ब्लैक, ऑल ग्रीन, ऑल ग्रीन आर ब्लैक, सारे ग्रीन तो ब्लैक नहीं है, वैसे ये भी गलत। फिर दिया हुआ है कि हमारे पास ऑल ब्लैक आर ग्रीन्स, ऑल ब्लैक, ऑल सॉरी ऑल ब्लैक, ऑल ब्लैक आर ग्रीन, ये भी नहीं है। और नो ग्रीन इज ब्लैक, नो ग्रीन, कोई ग्रीन तो गाइस ये भी नहीं है ना, नो ग्रीन इज ब्लैक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी, नाइदर कंक्लूजन वन और नॉट टू नॉट थ्री एंड नॉट फोर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला सवाल देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें हमें दिया हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस। ठीक है, हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सीक्वेंस देखें हम, तो 2 7 22 67 202, यहाँ एक्स, ये 1822। अब इसे देखें हम गाइस, तो इसमें इसमें क्या किया कि इंटू 3 किया और प्लस 1 कर दिया, 3 2 दिया 6 और एक 7। फिर इसमें क्या किया कि इंटू, फिर 7 3 21 प्लस 1 22, 22 दिया, 22 इंटू 3, 22 66 प्लस 1 67, फिर 67 इंटू 3, 3 7 21, फिर इसमें से 202 हो गया। इसमें क्या करेंगे हम, 202 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो 6 प्लस 1 607। तो हमारे एक्स की जगह क्या है, हमारे 607। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। Jay and Vijay spent an equal amount of money to buy some pens and special pencil of the same quality from the same store. If Jay bought 3 pens and 5 pens, guys हम एक काम करते हैं कि पेंसिल, लेट अस अज्यूम पेंसिल जो है वो हम x मान लेते हैं और पेन जो y कीमत के मान लेते हैं। तो कितने इसने पेन खरीदे, 3 पेन, 3 पेन का मतलब 3y प्लस 5x। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2y प्लस 7x। अब 3y और 2y तो गाइस ये करेंगे तो हमारे पास इसको लेकर इधर, तो ये y हो गया, इसमें से इसको इधर ले गए तो ये 2x है। इसका मतलब ये निकल के आया हमारे पास है कंक्लूजन कि जो पेन की कीमत है वो ट्वाइस है एक पेंसिल की। तो हमसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए पेंसिल कॉस्ट मोर देन ए पेन, नहीं, द प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ पेन, नहीं, द प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल, पेन का कीमत, पेन का वाई कीमत है, प्राइस है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। अब ये सवाल में हमें ये दिया हुआ है गाइस कि P scored 40 marks more than Q in an examination। मतलब हमें P जो दिया हुआ है, P ने कितने मार्क्स लिए, 40 मार्क्स मोर देन Q, जो Q के नंबर आए, ठीक है, इन एग्जाम। इफ Q स्कोर्ड 10% लेस देन, इसका मतलब ये हुआ कि इफ Q स्कोर्ड 10% लेस मार्क्स देन P, तो इसका मतलब ये हो कि 10% जो है बराबर है 40 के, ठीक है। तो यहाँ देखो कि 40 नंबर का डिफरेंस, तो 40 नंबर ज्यादा है, तो इसका मतलब 100% कितना हुआ, 100% इक्वल टू हमारे पास 400 मार्क्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि ये 100%, 40 नंबर कम आए तो एक के चार, ये जो है एक पी है और एक पी और क्यू, तो पी के अगर मान लीजिए 400 है तो इसका जो है क्योंकि 360 है, ऑब्वियसली क्योंकि 10% का डिफरेंस यही होगा, ठीक है। 10% निकालेंगे इसका तो वही निकल के आएगा। तो हमारे पास आंसर जो है ए हो गया, मतलब देन हाउ मच डिड क्यू स्कोर 360, ओके, क्योंकि 10% 400 में 40 हटा दो, 360 बचेंगे, तो 360 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55।
सवाल दिया है कि पर्सन पी आस्क वन ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स एक्स as to how much money he had. X replied, if Y give me 40 rupees, मतलब ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर Y गिव मी 40 रुपीज, Y अपनी तरफ से 50 रुपए निकाल दे, ठीक है, तो देन Y विल हैव द हाफ ऑफ एज मच एज Z, तो Z का जितना जितना उसका हाफ हो जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है पहले से, ठीक। तो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये ना कि ए पर्सन आस्क कि तुम्हारे पास कितना है, उसने पूछा तुम्हारे पास कितना है, वो कहता है अगर वाई, एक्स कहता है वाई गिव मी, अगर वाई मुझे 40 रुपए देते हैं तो विल हैव द हाफ ऑफ मच ऑफ जेड, बट इफ जेड गिव मी 40 रुपीज, वो कहता है कि अगर जेड मुझे, जेड, तो वो कह रहा है कि जेड गिव मी 40 रुपीज, है ना, जेड गिव मी 40 रुपीज, जेड माइनस 40 हो जाए, तो वो कह रहा है कि तो देन 3 ऑफ अस विल हैव इक्वल अमाउंट, तो इसका मतलब x के पास 40 ज्यादा चला जाएगा ना इधर, तो और ये जो है ये हम तीनों के पास बराबर हो जाएंगे, मतलब y भी शामिल होगा, ठीक। तो अब देखें ये, इससे हमें क्या मिल जाता है, हमें से इन इक्वेशन को सॉल्व करें, एक इक्वेशन हमारे पास ये मिल गई और एक हमारे पास ये मिल गई। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ये हमें सॉल्व करने को मिलता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का इंटू कर देंगे तो 2y माइनस 4 ये 80 इक्वल टू जेड, ये क्वेश्चन। और यहाँ हम अगर देखें z और y वाली इक्वेशन, तो y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, z माइनस 40, ठीक है, तो यहाँ हम z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, z इक्वल टू y प्लस 40, तो इस वाली इक्वेशन को z की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, 2y माइनस 80, z कितना है y प्लस 40, तो इधर ये y इधर आएगा तो y हो जाएगा इधर 40 प्लस 80 इक्वल टू 120, तो y की वैल्यू हमारे पास 120 निकल के आ गई। और अब इसको x की जगह पे, अब x इक्वल टू कितना है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो x प्लस 40 इक्वल टू वाई कितना 120, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें से 80, x की वैल्यू 80 आ गई हमारे पास। अब z की वैल्यू, z कितना है, z y है, y हमारे पास 120, तो 120 प्लस 40, तो यहाँ देखिए यहाँ x कितना हो, ये 180, ये आ गया हमारे पास। तो कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट एक्स वाई जेड है, तो 180 प्लस 120 प्लस 80, तो ये कितना हुआ 0, 8 10 और 18, ये 380, 300, सॉरी ये हमारे पास z की वैल्यू, सॉरी ये 160 हो गई यहाँ पे, ये 120 प्लस 40 160, तो ये तुम्हारा 160 है, तो 6 8 और 2 16, तो 360, तो आपका आंसर जो है ना वो 360 होगा। गाइस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अब इसमें हमें ये दिया हुआ है, एक कोड जो है मैथमेटिक्स जो है हमारे पास MATHEMATICS, इसको लिखते हैं हम LBSIDNZUHDR, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है गाइस, यहाँ से ये एम के देखें एक कम है इससे, LM, ठीक है, एक माइनस है, और फिर यहाँ पे पहला वाला नीचे से ऊपर जा रहा है और ये वाला ऊपर से नीचे आ रहा है, ए भी देखिए, ऐसे भी STHI। हमसे पूछा है कि केमिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा, CHEMISTRO, केमिस्ट्री। अब देखिए केमिस्ट्री को लिखने के लिए पहले हमें नीचे से ऊपर जाना है, तो क्या होता है A B B आ जाएगा,
BC ऐसे, फिर HI, फिर ये हमें फिर ऊपर से नीचे नहीं आना, अब ये नीचे ऊपर जाना, तो DE, ठीक है, ऊपर गए DE, फिर इधर नीचे आना है MN, फिर I से पहले लगेगा EFGHI, तो HI, फिर S, ये ऊपर से नीचे आना, PQRST, T हुआ, फिर PQRST, PQRS, तो S नीचे ST, फिर R से पहले क्या आ जाएगा, ये ST नीचे से ऊपर गया, और ये R, PQRS, तो हमारे पास यहाँ पे S हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है कि BID, तो हमारे पास इन दोनों देखो BIDN, ये गाइस, इसका मतलब ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें सवाल में देखिए, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर। तो गाइस अगर हम यहाँ देखें, अगर मतलब नॉर्मली घड़ी बना लें तो उसमें देखें कि कितने बजे 180, और हमारा देखो जैसे यहाँ पे 6 होता है, 6 ओ क्लॉक, ठीक, यहाँ 12, यहाँ फिर आपका 3 और 9, यहाँ हमसे पूछा कि 7 ओ क्लॉक, तो 6 के 7 यहाँ होता है। तो अगर हम देखें कि क्या 7 बजे 180 डिग्री बन रहा है, नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो, ठीक है। अगर हम देखें कि ये वाला देखें कि 7, 5 और 7, 10, तो अगर जैसे 7, 5 लगभग यहाँ होगा, 5, 10, सॉरी यहाँ 5 और 10 लगभग यहाँ होगा, तो ये वाली सुई 5 और 10 के बीच में देखें, यहाँ पर लगभग ऐसे होगी इसके बीच में, और ये एकदम इस थोड़ी सी और स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, बिटवीन 7:05 और 7:10 के बीच में ये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें देखिए, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट 90 क्वेश्चंस, 90 सवाल है हमारे पास, 5 मार्क्स अलॉट करते हैं हम एवरी करेक्ट आंसर के लिए, और 2 मार्क्स करते हैं एवरी रॉन्ग आंसर के लिए। तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल जो रॉन्ग क्वेश्चन है, करेक्ट मतलब करेक्ट मान लेते हैं, करेक्ट क्वेश्चंस जो हमारे पास वो x है, और इनकरेक्ट माने, इनकरेक्ट हमारे पास होंगे y, ठीक है। इतने सवाल हमने सही किए, इतने गलत किए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इतने सही किए, इतने तो x प्लस y की वैल्यू क्या होगी, 90 हो जाएगी टोटल, ये पहली इक्वेशन, ठीक। तो दूसरा दिया हुआ है कि अगर हम करेक्ट आंसर, 5 नंबर हमें करेक्ट के मिलते हैं, तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, और माइनस कर दिया जाएंगे 2 नंबर, ये वाई क्वेश्चन, और कह रहा है कि आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द 90 क्वेश्चंस, एक व्यक्ति को ये मिलते हैं 389 क्वेश्चंस। अब गाइस ये 389 क्वेश्चंस जो मिले हैं, मतलब 380 मार्क्स, सॉरी क्वेश्चन से 380 मार्क्स मिले हैं। अब देखिए 380 मार्क्स, 387 मार्क्स, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू तो है, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल 90 माइनस वाई, पुट कर दो यहाँ पे, 5 इंटू 90 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू 387, तो 9 पंजे 45, 450 माइनस 5y माइनस 2y इक्वल्स टू 387। अब देखिए 450 और ये हुआ तुम्हारा 5y और 2y, तो 7y, 450 माइनस 387, और ये y आपका 7y इधर होगा। तो 450 में से अगर हम माइनस करें 450 और 387, तो यहाँ बचेगा 3, 10 में से 7 है 3, और यहाँ से 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 63, तो ये 63 इक्वल टू 7y, तो y इक्वल टू 9,
तो y की वैल्यू 9 आ गया, 963। अब x कितना हो, x की वैल्यू तुम्हारे पास 90 माइनस 9, तो 90 में से 9 गए तो 81। इसका मतलब ये हुआ, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, इनकरेक्ट कितना हुआ, इनकरेक्ट हमारा y था तो 9 हो जाएगा, करेक्ट आपका 81, तो हमें यही इनकरेक्ट पूछा है, तो 9 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अब अगला सवाल देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 59, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम। अब हमें ये दिया हुआ है यहाँ पे 3p प्लस 4p, अब देखें 3p प्लस 4p और pp और pp इक्वल्स टू दिया हुआ है RQ2, ये देखो यार, इसका मतलब है कि पूरा कि व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन फॉर ऑल सच पॉसिबल सम, इससे क्या होगा। तो गाइस अगर हम देखें कि अगर हम ये मान लें कि p की वैल्यू 3 अज्यूम कर लें, क्योंकि देखो 3 2 6 3 3 3 4 तभी 2 आएगा, ठीक। तो अब हम p की वैल्यू 3 मान के रखेंगे तो यहाँ क्या होगा 33 43 33 33, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 चौक 12 2 3 तिया 9 3 चौक 12 एक 13 तो 14 142। इसका मतलब ये हुआ RQ2 हमारे पास, तो R की वैल्यू 1 और PQ की वैल्यू 4। ये अगर हम देखें यहाँ P की वैल्यू आप P इक्वल्स टू 8 पुट करें, क्योंकि 8 चौक 32 वो भी होता है, तो 38 48 88 88, ठीक। अब इनको जोड़ें तो ये बचेगा 262 262, तो RQ2 तभी तो 2 आ रहा है, आर कंपेरिजन कर रहे हैं इसका, तो यहाँ जो है हमारे पास R की वैल्यू 2 है और यहाँ Q की वैल्यू 6 और यहाँ Q की वैल्यू 4 और R की वैल्यू 1। तो अब इन दोनों का है कि व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन फॉर ऑल सच पॉसिबल सम, इन सब का जोड़ क्या होगा, तो 142 142 प्लस 262 तोड़ दो 4 6 4 10 और 2 और 1 3 और 1 4 404 डिवाइड बाय 2 कितना हो 202। तो इसका अरिथमेटिक मीन कितना आ गया हमारे पास 202, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 60, तो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे कह रहा है कि पी क्यू इंटू थ्री इक्वल्स टू आर क्यू क्यू, हमें ये दिया हुआ है पी क्यू आर आर डिफरेंट डिजिट एंड आर डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर हम देखें कि जैसे 1 इंटू थ्री करें हम तो हमारे पास 3 आएगा, 2 इंटू थ्री करें तो 6, 3 इंटू थ्री 9, 4 इंटू थ्री 12, 5 इंटू थ्री 5, लास्ट में यूनिट 15 आएगा 5 आएगा। तो इसका मतलब अगर हम देखें इसे कि हम यहाँ पर ये देखें Q इंटू थ्री करें तो यूनिट प्लेस पे Q आ रहा है, तो गाइस ये कर दो कि Q इंटू थ्री इक्वल्स टू Q, तो Q की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5 यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि PQ अगर हम यहाँ, तो PQ इंटू थ्री इक्वल्स टू R और Q 55। गाइस ये इसे हम क्योंकि ये 3 का मल्टीपल होगा ये नंबर, तो 3 के मल्टीपल में अगर हम 5 दूनी 10 और इसके ऊपर 2 पुट कर दें तो 255, तो इस 255 डिवाइड बाई 3 क्योंकि 3 का मल्टीपल है, तो ये कितना हुआ 3 8 24 3 5 15 85, तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या मिली पी क्यू इक्वल्स टू 85। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू तो है तो पी की वैल्यू हमारे पास मिल गई हमको 8, ठीक, और क्यू की वैल्यू हमारे पास 5 और आर की वैल्यू हमारे पास 2, ठीक। तो हमसे पूछा है पी कितना हमारे पास 8, ये इक्वेशन देख लीजिए पी प्लस आर, तो 8 प्लस आर 2, ठीक है, डिवाइड बाय क्यू, क्यू कितना हमारे पास में 5, तो 8 और 2 10 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 2, तो इसका आंसर हुआ 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, देयर आर 3 पॉइंट्स पी क्यू आर ऑन द स्ट्रेट लाइन। गाइस इस सवाल को हम देखते हैं कि इसमें देखो पी क्यू और क्यू आर, अगर हम ये लाइन बना लें पी क्यू और आर, तो पी क्यू ये 3:5 में दिया हुआ है,
गाइस ये जो है हमें नहीं पता कि क्यू किधर है, क्यू इधर भी हो सकता है। इसका दूसरा अगर हम देखें कि ये जो मिडिल में मान लिया है, ये क्यू इधर भी हो सकता है, क्यू पी आर ऐसे भी हो सकता है हमारे पास ये। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो इस वाले में जो बन रहा है हमारे पास पी क्यू अपन क्यू आर, वो बन रहा है 3:5। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ क्यू पी और पी आर, तो पी क्यू तो पी क्यू तो 3 दिया हुआ है और क्यू आर 5 दिया हुआ है टोटल, यहाँ 5 मान सकते हैं सर। तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर 2 बचेगा हमारे पास। तो पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 3/5 क्यू आर। और जब मैं देखो पी क्यू और पी आर 3:2 सकता है। तो बोला कि इफ n इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड पी आर देन व्हाट इज द n वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी होगी, तो गाइस दो तरीके से बन सकता है। तो n की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब गाइस देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 64। On a chessboard, in how many different way can 6 consecutive square be chosen on the diagonal along a straight path? गाइस अगर हम चेस बोर्ड की बात करें, तो चेस बोर्ड अगर देखें तो चेस बोर्ड में हमारे पास एक चेस बोर्ड ऐसा होता है, तो डायगोनल तो इतने होंगे, एक ही डायगोनल होगा, एक ही होगा। अब ये कहें कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 consecutive स्क्वायर्स बी चूजन ऑन द डायगोनल। अब देखिए, अगर हम जो देखें तो हमारे पास ये डायगोनल होंगे कैसे, ये अपने पास ऐसे होगा अगर चेस बोर्ड है तो 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमें ये कह रहा है कि इस पे कितने कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स भी चूजन ऑन द डायगोनल अलोंग द स्ट्रेट पाथ। 6 कंसेक्यूटिव। देखिए, तो 1 से लेके हम देखें, 1 से लेके 6 तक हो जाएंगे। फिर एक हमारे पास में 2 से लेके 7 तक हो जाएगा, और एक 3 से लेके 8 तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक डायगोनल से, जो ये वाला डायगोनल, अब इसे ये बनाया हमने, ये वाला ऐसा, यहाँ इसको जूम इन देख लीजिए, तो इसे 3 बन सकते हैं एक डायगोनल से। और इस वाले जो ये डायगोनल है लगभग ये भी ऐसे ही होगा, तो इससे भी 3 बन सकते हैं। कितने टोटल कितने हो गए, 6। देन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, क्योंकि 3 यहाँ हो गए, ये 1 2 3। और जब ऐसे बनाएंगे हम इसे ऐसे ही बार स्क्वायर करके, जब पूरा बनेगा हमारा कुछ स्क्वायर ऐसे करके, जब डायगोनल बनाएंगे था, तो ऐसे ही 6 इधर बनेंगे इसमें। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अब अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65। इसमें क्योंकि इन्हें सीरीज, हमें सीरीज दी हुई है, तो पर है कि इसको, अब देखिए सीरीज हमें दी हुई है, तो गाइस ये तो पूरा टोटली हिट एंड ट्रायल होता है कि हम इसे प्लेस पुट करें, बी ए ए बी ए बी ए बी ए बी। अब इसमें हम पुट करेंगे, तो गाइस अगर हम देखें इसे, तो अगर हम ये डी वाले को पुट करके देखें एक बार, तो देखिए यहाँ पर ए, यहाँ बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, गाइस वो छूट गया हमसे, ए, एक तो ए, फिर ये बी, अच्छा फिर ए, फिर ए, फिर बी ए, फिर बी, फिर ए दूसरा, फिर हाँ ये जो है यहाँ पे, ये लास्ट में एक्चुअली ए बी है, ये वाला प्लेस यहाँ पे छूट गया है, तो ये नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है। तो अगर हम इसे प्लेस करेंगे तो देखिए, अभी यहाँ पे हमें सीरीज देखिए, तो ए बी बी, हमारे पास ए बी बी, और फिर ए बी, फिर ए बी बी, ठीक है, ए बी बी, ए बी, ए बी बी, फिर ए बी, ये ए बी, और फिर ये एक और है, ए बी। तो गाइस ये सीरीज हमारे में, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, हमसे पूछा है कि यूजिंग ये डिजिट
इनको यूज करते हो, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 3, ये इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 से ज्यादा कितने बन सकते हैं। अब देखिए गाइस, अगर हम इनका यूज करना है, 2 2 3 3 3, ठीक है। अब देखिए 30,000 से ऊपर करना है तो हमें ये 3 ही आगे आएगी, पहली बात तो ये 3 जो है आगे आएगा हमारे पास, तो कितने बन सकता है। हम इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 3 2 2 3 3, 32,000 ऐसा हो सकता है। फिर 3 2 3 2 3, 32,323, फिर 32,332, फिर आपका 33,223 बन सकता है, फिर आपका 33,232 बन सकता है, फिर आपका 33,322 बन सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो सिक्स नंबर्स हम बना सकते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, विच इज 6, करेक्ट आंसर। अब अगला सवाल देखिएगा। इस सवाल ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100। तो कह रहा है क्या 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का 100 हो सकता है। तो गाइस देखिए, अगर हम एक कंसेक्यूटिव 20 21 22 और फिर इधर ये 20 21 22, फिर यहाँ 19 प्लस 18, ठीक है, 18 19 20 21 22, तो इसका भी 100 बैठेगा। ठीक, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम। हाँ, ये भी पॉसिबल हो सकता है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3, दिस इज 6। तो देन बोथ ऑप्शन विल बी करेक्ट, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर सी होगा। अब अगला सवाल देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें दिया हुआ है कि क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर। ये क्यूबिकल वेसल है हमारे पास, क्यूब का वेसल बना हुआ हमारे पास। तो अब इसका लगभग कुछ ऐसे होगा गाइस, ये क्यूबिकल वेसल। तो 1 मीटर filled is completely filled with water, then how many millimeter of water is contained in it। तो इसमें कितना पानी आ सकता है। तो गाइस हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻6 मिलीलीटर। तो 10⁻6 कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6, देन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69, देयर आर 6 पर्सन अरेंज्ड इन ए रो, 6 पर्सन, ठीक है। अब हमें 6 पर्सन दिए हुए हैं, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ, नंबर डालें 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि अनदर पर्सन हैज टू शेक हैंड विथ 3 ऑफ देम सो दैट ही शुड नॉट शेक हैंड विद 2 कंसेक्यूटिव पर्सन। दो कंसेक्यूटिव, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो हाथ मिलाए, अगर 1 के साथ मिलाएगा तो 1 के साथ मिलाएगा, फिर 3 के साथ मिलाएगा, फिर 5 के साथ मिलाएगा। अगर फिर वो 1 के साथ मिलाए, फिर 4 के मिलाए, फिर 6, फिर 1 3 और 6, और वो 2 4 और 6 इनके साथ मिलाए, तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3 4, 4 कॉम्बिनेशन। तो देन 4, ऑप्शन 4, द ऑप्शन बी विच इज 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। गाइस अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, एन अमाउंट ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसी इन द रेशियो PQR। तो ये हमारे पास एक अमाउंट है जो ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, रेशियो है P रेशियो Q रेशियो R। और अब स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ P इज ग्रेटर देन Q प्लस R। कह रहा है कि ए जो है ज्यादा मिलेगा इफ P इज ग्रेटर देन Q प्लस R। तो अगर P की वैल्यू ग्रेटर देन Q प्लस R है तो उसको मैक्सिमम शेयर मिलेगा। हाँ, ऑब्वियसली मिलेगा, ये बात तो सही। तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा दिया कि सी गेट्स द मिनिमम शेयर, सी जो है मिनिमम शेयर करता है, आर इज लेस देन, आर की वैल्यू जो है लेस देन है पी प्लस क्यू, ठीक है। अगर ये में पी क्यू आर दिया, पी क्यू आर, ठीक है। और आर की वैल्यू दिया कि आर इज लेस देन पी प्लस क्यू, आर की वैल्यू कम है।
तो गाइस अगर हम ये देखें कि अगर आर अगर मान लो 3 है और पी जो है 4 और ये जो है 5 और ये आर जो है ये पी से भी छोटा है और क्यू से छोटा है, दोनों से छोटा है, तो ये जो है क्या सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा हमारा। ठीक है, हम नहीं कहते कि मिनिमम मिलेगा, ये नहीं कह सकते। देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगला सवाल देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 74। A pie diagram shows the percentage distribution of proteins, water and other dry elements in the human body. तो हमें दिया हुआ है कि यहाँ एक हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है कि गिव दैट प्रोटीन जो है हमारे पास 16% है और वाटर दैट प्रोटीन करस्पॉन्ड टू 16% एंड वाटर करस्पॉन्ड, हमारे पास वाटर जो है 70% और ड्राई जो है उसमें ड्राई एलिमेंट वो जो है उसकी जो कितना हो जाएगा 70 और 16, तो ये वो 70 80 और 86 फिर 14% ये ड्राई हो हमारे पास, तभी तो 100% बैठेगा। ठीक, अब ये कह रहा है हमारे पास कि इफ बोथ प्रोटीन एंड अदर ड्राई, प्रोटीन प्लस अदर ड्राई फ्रूट, ठीक है, वो प्रोटीन कितना 16, ड्राई कितना 14, तो कितना हुआ 30%। ठीक है, ये कितना है करस्पॉन्डिंग टू पी परसेंट, ये पी परसेंट दिया। ठीक है, और देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटेड इन द पी ऑन द डायग्राम। देखिए 30% को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए गाइज अगर हम देखें कि 100% जो है हमारे पास 100% जो है 360 डिग्री रिप्रेजेंट करता है उसमें। ठीक है, और इसका मतलब होगा कि 10% कितना करेगा 36 डिग्री करेगा। तो 30 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 30 में 3 का इंटू कर देंगे, 30% इक्वल्स टू 36 इंटू 3, तो 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 108 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि 108 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। जो पी पर पाई डायग्राम शो करेगा वो 108 डिग्री करेगा। क्वेश्चन नंबर 75। गाइस जोसेफ विजिट द क्लब ऑन 5th, जोस ये कह रहा है कि जोसेफ जो है 5वें दिन जाता है जोसेफ, 5th डे, और ये जो है हमारे पास नेक्स्ट हर्ष, ये हर्ष जो आता है वो 24वें दिन जा रहा है, और ये सुमित ये 9th डे 9वें दिन जाता है। तो हमने पूछा कि अगर ये जो है कि इफ ऑल 3 ऑफ देम मीट एट क्लब ऑन संडे, संडे को मिलते हैं, देन ऑन विच डे, वो अगला कब मिलेंगे। तो गाइस देखिए इसका हम एलसीएम लेते हैं, 5 24 और 9 का, इसका जो एलसीएम आएगा हमारे पास 360 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 360 दिन इसका एलसीएम है, तो वो 360 दिन बाद मिलेंगे आफ्टर 360 डेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन विच डे विल ऑल 3 ऑफ देम मीट अगेन। ठीक, तो टोटली हम जानते हैं कि 364 दिन डेज जो होते हैं उसमें 52 वीक होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें संडे, संडे को था संडे प्लस 364 डेज इक्वल टू ये हुआ 365 डेज, 360 डेज, और ये जो है संडे 365 दिन संडे था हमारे पास। ठीक है, और ये जो है आपके पास 364 दिन वाला क्या होगा सैटरडे, और 362 363 362 ये फ्राइडे, 362 को थर्सडे, 361 वेडनेसडे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्योंकि हमें जो है 361वां दिन पता करना था, संडे प्लस 360 दिन, क्योंकि 360 दिन तक बाद मिलेंगे ना, वो संडे शामिल था, संडे मतलब जोड़ लिया हमने उसमें, तो 361वां दिन होगा वेडनेसडे, दिस वन। तो वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर, देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 76। कहीं इसमें हमें ये दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट नंबर and the number obtained by interchanging the position of the digit is 54। तो गाइस अगर हम
इसके एक नंबर ले, जैसे 17 और 71 है, तो इन दोनों को जोड़ें, 7 और 14 15, ये आप सॉरी, ये नंबर 17 और 71 और 28 और 82, इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 54 ही आएगा, इसका निकालें 54 आएगा, 39 और 93, और गाइस हम देखें 60, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एक 7, तो हमारा टोटल 7 नंबर बैठेंगे, टोटल 7 नंबर है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमसे पूछा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम ऑफ द टू डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट इज नोन। गाइस ये बात सही है एकदम। डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड, तो डिफरेंस जो है दो डिजिट का नंबर पता किया जा सकता है, हाँ बस सही है। देन ऑप्शन सी जो है गाइस वो सही आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, x said to y at the time of your birth I was twice as old as you are at present। तो गाइस इसमें दिया हुआ है कि x और y, तो ये कह रहा है कि x ने कहा y से at your time of your birth I was twice as old as you are at present। तो गाइस ये जो है, अगर हम मान लें कि इस y का जो p ईयर्स है मान लो, तो x उस समय कितना होगा, ये y और ये x, तो ये 3p होगा। तो यहां से बोला कि इफ द प्रेजेंट एज ऑफ x इज 42, x की वैल्यू x की जो एज है इस समय 42 है, तो इसकी उम्र कितनी रही होगी, 14 साल रही होगी लगभग, ठीक है। और क्योंकि 3 गुना है, तो रखिए 8 ईयर्स अगो द एज ऑफ x वाज 5 टाइम्स। अब 8 मतलब 8 ईयर अगो, 8 साल पहले एज ऑफ x, तो इसमें से 8 हटाओगे 8 साल पहले, तो 8 इसमें से हटाओगे, तो 14 में से 8 गया, 9 10 11 12 13 14 6 बचा, और ये तुम्हारा इसमें से 8 गया, तो 42 में से तो ये आपका 32 34 हुआ, तो ये तो 6 चौक 36 6 पंजे 30, तो ये दोनों 5 टाइम्स तो नहीं है, तो ये गलत है, तो स्टेटमेंट 1 जो है गलत है। आफ्टर 14 ईयर, तो 14 प्लस सॉरी 42 प्लस 14 प्लस 14 14, तो कितना हुआ 6 4 56, ठीक है 56, तो और अब 14 ईयर, तो 14 प्लस 14 28, और तो बोला कि x वुड बी द 2 टाइम्स, तो 28 दो नहीं 56, हाँ 2 टाइम्स है, तो ये सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब गाइस अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, इफ द प्राइस ऑफ आर्टिकल डिक्रीज्ड बाय 20%, तो गाइस अगर मान लीजिए 100 रुपए की चीज थी, उसका 20% कम कर दीजिए, 20% इसमें से कम हो, तो ये 80 रुपए के हो गए, ठीक है, 20% ऑफ दिस वन, तो 80 रुपए की हुई, और फिर वो जो है 25% इंक्रीज कर दीजिए, तो 25% ऑफ 80 कितना हुआ, 25 से कम 25 चौके 100, 4 4 1 4 दूनी 8, 20 रुपए, 20 प्लस बढ़ा दो फिर इसमें, तो फिर 100 के हो गए। तो कह रहा है कि व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस, नेट चेंज कितना हो, कुछ नहीं हो, देन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, व्हेन ए सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7, अगर एक नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, ठीक है, द प्रोडक्ट एंटायरली कंप्राइजेस वंस ओनली 111, ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर। तो गाइस इसको तो हम बस ऑप्शंस दिए हैं उसको यूज करेंगे और देखते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर ये 15873 को यूज करके देखता हूँ एक बार लास्ट से, तो 15873 इंटू 7, तो 7 21 2 7 49 50 51 5 कैरी 7 8 56 56 57 58 59 60 61 6 कैरी 7 35 35 और 6 35 और 41, फिर 4 कैरी 7 1 7 8 9 10 11, ये गाइस, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, ए मैन कंप्लीट 7 मतलब 7/8 जो काम है वो 21 दिन में पूरा करता है, मतलब ये है कि 7/8
जो है वर्क वो 21 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो इसका मतलब है कि वो एक काम को कितने में करेगा, ये 1 जो है, तो इसका मतलब हो गया 21 इंटू 8 अपॉन 7, 7 21, तो 8 24, 24 डेज में वो कंप्लीट कर सकता है पूरे उसका टास्क को। और कह रहा है कि हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक टू फिनिश द जॉब इफ द क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%। अगर 50% और बढ़ जाता है तो 24 दिन तो ये पहले ले रहा है, तो 24 डेज प्लस 50%, 50% ऑफ द वर्क इज इंक्रीज्ड बाय 50% ऑफ 24। तो ये आपका 24 प्लस 50%, 50 अपॉन 100 इंटू 24, 50 दूनी 100, 2 12, तो ये आपका हो गया 24, और टोटल ये हुआ 36। 36 दिन में ये पूरा करता, जिसमें कि वो 20 जिसमें कि 21 डेज का पूरा कर चुका है, करेक्ट है, उससे इतना 21 डेज का वो इसमें पूरा कर चुका है। देखिए ये जो 21 डेज, तो 36 में से माइनस कर दी 21, तो 36 माइनस 21, 5 और 15, 15 डेज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। तो गाइस इसके साथ ही ये हमारा टोटल पेपर सॉल्व होता है। ये 2021 का यूपीएससी सीजन पेपर हमने सॉल्व किया। थैंक यू गाइस।